हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस प्लस जीके स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। यह प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 4 होगा। इससे पहले 3 और प्रैक्टिस सेट्स हमने साइंस प्लस जीके स्पेशल पे दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। और आपको बता दें कि इन सभी एग्जामिनेशन के लास्ट टाइम में, यानी अभी आपके एग्जामिनेशन के लास्ट समय है और जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हमने आपको पहले भी टेंटेटिव डेट बताया है, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए। और बस अपने अभी पढ़ाई की तरफ फोकस्ड होइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पे आपको वीडियोज़ के माध्यम से दे रहे हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एक प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर लीजिए। आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपके लिए फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ ही साथ आप एक पेड प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन पेड प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको सेम टू सेम हूबहू आपके एग्जामिनेशन के टाइप में आपको क्वेश्चंस वहाँ पे देखने के लिए मिले, सेम पैटर्न पे। और साथ ही साथ वहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के साथ साथ आपके टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके। तो आप सिंपली कोस्ट गार्ड के जीडी या फिर कोस्ट गार्ड डीबी के रिगार्डिंग आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जाइए लिंक पर क्लिक करके परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए। और प्रैक्टिस सेट्स को बाई करने के दौरान आप कैपिटल लेटर में TUTOR50 कैपिटल लेटर में आप ट्यूटर 50 का कोड लगाइएगा, तो क्या होगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या लगाइएगा आप TUTOR50 कैपिटल लेटर में, तो आपको 50% का डिस्काउंट होगा। पहले आपका प्राइस रहेगा 349 और देन फिर आपका 50% डिस्काउंट होने के बाद ये जो प्राइस हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 175 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको, जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, उसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से बनेगा। और साथ ही साथ आपको जो पैटर्न वाइज जो क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं, उसी पैटर्न वाइज आपको जब क्वेश्चंस मिलेगा तो थोड़ा सा जो आपके अंदर में डर होगा मन में, वो क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, तो जाइए प्रैक्टिस सेट्स को लीजिए और उसको अच्छे से बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। ठीक है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण होता है। देखिए, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी हम कह सकते हैं कि वस्तु को अगर हम हॉरिजॉन्टल से किसी वस्तु को, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर किसी वस्तु को हम हॉरिजॉन्टल से 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर फेंकते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में फेंकते हैं, जैसे कि हमारा 90 डिग्री यह हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। एक सेकेंड आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, सिर्फ रटने से नहीं होगा। देखिए, ये हमारा 0 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। और किसी भी वस्तु को इस 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर हम फेंकते हैं किसी पार्टिकुलर थीटा पे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन कहलाता है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और इस पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यानी पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। ठीक है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रक्षेप गति। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 2 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश को लागू होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो डैश को लागू होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, एनी पेयर ऑफ बॉडीज, द अर्थ एंड द मून, द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनी पेयर ऑफ बॉडीज, यानी किसी भी पेयर ऑफ बॉडीज पे उसके खुद के कह सकते हैं कि बल के कारण, यानी उसके खुद के मास के कारण एक प्रकार का क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, जैसा बड़ी होता है, जैसा उसका मास होता है, उसी के अनुसार उसका क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, उसी के अनुसार उसके बल का जो होता है क्या होता है, उसी कारण उसके बल का क्या होता है, वैल्यू होता है, ज़्यादा और कम वो बॉडी के मासेस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में आपका गुरुत्वाकर्षण का लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है, यानी आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वह आपके हुक्स लॉ पे वर्क करता है। किस पे, हुक्स लॉ पे वर्क करता है। और हुक्स लॉ के अनुसार जो होता है कि फोर्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, आपके उसके लंबाई की वृद्धि के। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स के। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एफ इक्वल टू के इंटू एक्स लिखते हैं, वो भी किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि
ये जो हमारा स्प्रिंग होता है इसमें क्या होता है, तनाव खिंचाव होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इसके कारण इसको हम माइनस में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हुक्स लॉ, यानी जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, F इक्वल टू क्या होता है, KX होता है, और यहाँ पे जो आपका ये वर्क करता है हुक्स लॉ पे, ठीक है। ये हुक्स लॉ के अनुसार ऐसा होता है। और यहाँ पे जो K होता है ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्प्रिंग कांस्टेंट तो होता ही है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन जो होता है किसी भी स्प्रिंग के द्वारा, तो वो क्या होता है आपका, तो वो होता है हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, वर्क डन स्टोर होता है किसी भी स्प्रिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, हुक्स लॉ। और ये दोनों आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 4th क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नंबर 4th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि डैश इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। क्या है आपका, सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सिरका बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। क्या होगा हमारा, एसिटिक एसिड। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसिटिक अम्ल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th में लिखा जा रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का जो होता है आपका वो क्या होता है, NH4+ होता है अमोनिया का वैल्यू, और सल्फेट का क्या होता है हमारा SO4-2 होता है, या फिर आप इसको 2- भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है अमोनियम का, और ये क्या होता है हमारा सल्फेट का, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है वही क्या होता है हमारा अमोनियम सल्फेट होता है। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाता है NH4 SO4 क्या होगा, NH4 SO4, ठीक है। क्या हो गया हमारा, इसका फॉर्मूला हो गया, यानी अमोनियम सल्फेट का हमारा ये फॉर्मूला हुआ। तो इसका आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसको अगर केमिकल फॉर्मूला आपको छोटा छोटा अगर पता होगा तो आप इसको बना पाइए। जैसे अमोनियम का अगर आपको पता था, सल्फेट का आपको पता था, तो यहाँ से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते थे। ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज, ठीक है। सुसाइडल बैग हम किस सेल के निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं, तो सुसाइडल बैग हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 7। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है, यानी स्टडी जो सेल का स्टडी होता है उससे हम क्या कहते हैं, तो सेल के स्टडी को हम कहते हैं आपका साइटोलॉजी। क्या कहते हैं आपका, साइटोलॉजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 8th क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट मेटल ऑफ, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है, क्या लिखा जा रहा है कि मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कह सकते हैं कि ये आपका कंस्टिट्यूएंट है, यानी मैग्नीशियम से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका मैग्नीशियम से बनता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नीशियम से बनता है, यानी उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 9 में। नंबर 9 में क्या लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ग्राफ्ट बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, यानी अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्योपन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे हम कहते हैं आइसोग्राफ। क्या कहते हैं, आइसोग्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ्ट होता है ये हमारे किसी भी दो आइडेंटिकल इंडिविजुअल यानी दो जुड़वा के बीच में हमारे ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है नंबर 10th क्वेश्चन। नंबर 10 लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इनमें से कौन सा जो है वो फिश है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो कि फिश है, तो ये होगा आपका सैल्मन। क्या होगा, सैल्मन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, हालांकि ये जो जेली फिश है, लेबस्टर है और वेल है, इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को हम ट्रू फिश नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू फिश इन्हें हम नहीं कहते हैं। जो ट्रू फिश होता है वो क्या होता है, आपका सैल्मन होता है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है नंबर 11th क्वेश्चन। नंबर 11th में लिखा जा रहा है कि हु वाज द बेस्ट नोन, क्या लिखा जा रहा है, हु वाज द बेस्ट नोन चौहान और चौहान रूलर who defeated सुल्तान मोहम्मद गोरी in 1191 AD, ठीक है। यानी 1991 ईस्वी में सुल्ताना मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे चौहान जो थे जिन्होंने क्या किया था, आपको मोहम्मद गोरी को 1911 AD में क्या किया था, हराया था, ठीक है। तो वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज 3 जो थे, पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने क्या किया था, आपके मोहम्मद गोरी को क्या किया था, 1911 में हराया था। 1911 में जो युद्ध हुआ था किसके,
जो तराई का युद्ध हुआ था, क्या क्या हुआ था 1911 में, सॉरी 1911 नहीं, 1191 में, गलती हो गया, सॉरी 1191 में जो तराई का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्या किया था, डिफीट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 12 क्वेश्चन। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द सॉरी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से घिस कर टूट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में आपने सुना होगा कि सॉइल जो है वो कट के गिर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, उससे सॉइल इरोजन कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम, उस प्रोसेस को हम इरोजन के नाम से जानते हैं, चाहे वो इरोजन किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है नंबर 13 क्वेश्चन। नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि द डैश इज अ नैरो जोन वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो आपको क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्फीयर है, यानी कौन सा ऐसा आपका वायुमंडल है, वायुमंडल तो नहीं बोल सकते, कौन सा ऐसा मंडल है जहाँ पे क्या होता है आपके सभी प्रकार के आपके प्लांट, एयर, हवा, सभी कुछ वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल बात है आपका, वो है आपका बायोस्फीयर। क्या होता है आपका बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा इसका, बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 14। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि सनलाइट फॉर्म्स विच कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट। सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक बनाता है। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आपके कह सकते हैं परिवेश का कौन सा घटक बनाता है, बताइए। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, तो देखिए आपको इसका आंसर जो होगा आपको पता होना चाहिए। इससे सिंपल चीज़ है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो दो टाइप के क्या होते हैं हमारे कंपोनेंट को देखे जाते हैं, जैसे बायोटिक कंपोनेंट होता है और अबायोटिक कंपोनेंट होता है। यानी जैविक घटक होता है और क्या होता है अजैव घटक होता है। जो जैविक घटक होते हैं यानी जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसमें हमारे क्या क्या आते हैं, तो इसमें हमारे उत्पादक के जितने भी चीज़ होते हैं, जैसे जो भी हम उत्पादन करते हैं चावल, गेहूँ, इस सब तरीके से, वो क्या होता है हमारा जो भी उत्पादन होता है वो क्या होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट में आता है। और अबायोटिक कंपोनेंट जो आता है हमारा वो क्या होता है, तो अबायोटिक कंपोनेंट में हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, जल होता है, वायु होता है, मिट्टी होता है, खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो सूर्य का जो लाइट हो गया वो भी हमारा अबायोटिक कंपोनेंट में आएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 15 क्वेश्चन। नंबर 15 लिखा जा रहा है कि सलाइवा हैज़ द इंजाइम। ठीक है, सलाइवा हैज़ द इंजाइम, लार में मौजूद डैश इंजाइम होता है। ठीक है, तो सलाइवा में कौन सा इंजाइम होता है बताइए। तो सलाइवा में इंजाइम होता है हमारा टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। ये पी जो होता है यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 16 क्वेश्चन। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि पैंक्रियाज हैज़ अग्नाशय में डैश। ठीक है, तो पैंक्रियाज में क्या होता है, तो पैंक्रियाज टू टाइप्स ऑफ सेल, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। पैंक्रियाज में क्या होता है, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, दूसरा क्या होता है हमारा इंडोक्राइन सेल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा नंबर 17 क्वेश्चन। नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम होते हैं उनके मोशन जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो आपको पता चाहिए कि जो सिंपल पेंडुलम होते हैं वो क्या होते हैं आपके पीरियोडिक मोशन देते हैं, यानी किस पार्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है हमारे रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मोशन होगा हमारा सिंपल पेंडुलम का, तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन, यानी आवर्ती गति। क्या होता है, आवर्त गति। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका है नंबर 18। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो होता है जिसे कि हम यूज करके इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो इट मेल्ट्स क्विकली। बिल्कुल सही बात है कि हम ऐसा फ्यूज वायर को बनाना चाहते हैं जो कि क्या हो, जल्दी से मेल्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि जल्दी से अगर मेल्ट नहीं होगा, अगर ज़्यादा हमारे अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक पास हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा अप्लायंसेस जल जाएगा। सो जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज, ज़्यादा करंट हमारे पास आता है तो वो क्या करता है, फ्यूज वायर जल्दी से अपने कनेक्शन को कट कर देता है, जिससे कि हमारा अप्लायंसेस क्या होता है आपका सेफ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसा फ्यूज वायर बनाते हैं जिसको क्या हो, जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए, जल्दी से मेल्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट कॉल्ड। ठीक है, एक यूनिट के रूप में जो सहेजी गई जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो एक यूनिट के रूप में किसी भी जानकारी को अगर हम कह सकते हैं कि सहेजते हैं या फिर कह सकते हैं सेव करते हैं, उसे हम फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ना है, तो आप सिलेबस देखिएगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में भी जानना है। ठीक है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट आपका है नंबर 20 क्वेश्चन। नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंजेज, इनमें से कौन सा जो है वो केमिकल चेंजेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार के चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज में क्या होते हैं, फिजिकल चेंज में अगर किसी भी वस्तु को हम दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो हमारा कह सकते हैं कि, या फिर सिंपल समझिए, किसी भी फिजिकल चेंजेज में क्या होता है कि यदि हम किसी एक वस्तु को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उस दूसरे वस्तु से पहले में कन्वर्ट कर ले तो हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंज हमें ये कहता है कि यदि हम किसी भी एक वस्तु को दूसरे में कन्वर्ट कर दे लेकिन हम फिर दूसरे में कन्वर्ट करने के बाद उसको पहले में नहीं ला पाएँ तो क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं लेकिन ये आपको सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। तो आपको बताते हैं कि जो कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम जो होता है ये क्या होता है, हमारा आपका फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज नहीं होता है। बाद बाकी सभी क्या है, हमारे केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है, और हीटिंग कॉइल भी क्या होता है, हमारा एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर दही से दूध बना लेते हैं, सॉरी आप दूध से दही बना लेते हैं तो फिर उसको दोबारा दही नहीं बना पाइएगा, दूध नहीं बना पाइएगा, ठीक है। यानी मिल्क से एक बार आप कर्ड बना लिए तो इसको आप दोबारा इससे नहीं बना सकते, ठीक है। जब भी बनेगा एक ही प्रोसेस में बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा केमिकल चेंज होता है। फिर एक बार क्या करें आप, कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एनर्जी, आप कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए तो फिर उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये सभी केमिकल चेंज होते हैं। लेकिन अगर वाटर को आप स्टीम बनाते हैं तो फिर स्टीम से आप वाटर बना सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज होता है, हमारा फिजिकल चेंज होता है। और आपसे नॉट पूछा जा रहा था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, आपने पढ़ा यहाँ पे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।